आदाब, नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके का कनेक्शन कश्मीर से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ हकीकत है, एक तरफ नैरेटिव बनाने की कोशिश। इसलिए दिल्ली से कश्मीर तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। खास बात यह है कि दिल्ली जहां यह धमाका हुआ था वहां से ज्यादातर जम्मू कश्मीर से हाई अलर्ट, यानी दिल्ली से भी ज्यादा हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से साबिक मुलजिमीन, जेल में बंद दहशतगर्दों के परिवार और उनके मददगारों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसको लेकर के बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी हुई है और हो रही है। जम्मू कश्मीर में इसके तहत अब तक तकरीबन 2000 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और इसके अलावा सिक्योरिटी की तरफ से बैन तंजीमों के अरकान या उसके रिश्तेदारों के घरों में भी बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। अब तक सिक्योरिटी ने सैकड़ों घरों को खंगाल लिया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी ने बड़े पैमाने पर दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त भी किए और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलावा कुलगाम, गांदरबल, शोपियां, कटरा समेत कई जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई गई। कई हसास इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लीडरों ने भी दिल्ली धमाके पर अफसोस का इजहार किया और इसकी मजम्मत की। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और उसके ऊपर मुफ्ती का रद्द अमल का इजहार साफ तौर पर नजर आता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए लेकिन बेगुनाहों को परेशान न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने पीढ़ी पर गंदी सियासत करने का इल्जाम लगाया। इसके अलावा दीगर लीडरों ने भी इस मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर कम्युनिटी इसमें शामिल है कि ना ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना? और बहुत ही एक्टिव है, पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं और गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी में रहे हैं ये, और वहाँ भी बहुत मेहनत की है इन्होंने। खासकर पीडीपी के एजेंडे को समझते हैं, पीडीपी की कमिटमेंट को समझते हैं, मुफ्ती साहब के विजन को समझते हैं। आज उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, सैकड़ों अपने वर्कर्स के साथ। मैं इनका दिल से इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, मैंने कहा वो तो बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए, मुझे तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसकी मजम्मत, उसको कंडेम करने का, खासकर जो उसमें लोग जो जिनकी जान चली गई और जिस तरह जान चली गई, वो दिल दहलाने वाला बात तो उस वक्त जो सामने नजर आ रहा था, बहुत अफसोसनाक था। और इसमें इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उसमें हमारे कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स का नाम आ रहा है, और ये जो डॉक्टर हैं ये सबसे ज़हीन दिमाग है हमारे जम्मू कश्मीर के, सबसे एलीट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कौम के मेमार हैं, जो कौम की खिदमत करने के लिए इस ओहदे तक पहुंचे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे, तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है। देखिए, जिस प्रकार की घटना 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास में मेट्रो स्टेशन में हुई है, इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये एक नया मॉड्यूल, एक नया फॉर्मेट आतंकवाद का सामने दिखा है, जहां पे वाइट कॉलर वाले लोग इसमें मुलव्वस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इनकी महिला विंग भी एक्टिव हुई है, और कश्मीर से लेके कानपुर से लेके फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक ये सारी चेन निकली है। ये सबको हैरान कर देने वाली बात है। जहाँ तक आपने मैडम महबूबा की बात की है, मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। उनकी राजनीति हमेशा इसे एंटी नेशनल एक नैरेटिव कहते हैं, उसी पे चली है। और आज दोबारा से वो इस प्रकार की बातें करके मुझे लगता है कि अपने असली चेहरे को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसमें शक की बात नहीं है, बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और अफसोसनाक है। जो भी मरा वो मरने के लिए नहीं, मरने के लिए तो सब मरना ही है, लेकिन ऐसी मौत नसीब न हो। और जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया, ये एक मेरी नज़र में इंसानी फेल हो नहीं सकता। ये कोई जानवर ही ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है। और हमारी तरफ से, जहाँ तक कश्मीर के अवाम की तरफ से, आपको याद होगा अभी पहलगाम का सानिया पेश आया, हमारे लोग सड़कों पर आए। कश्मीरी लोग बिला किस सियासत के साथ कौन जुड़ा हुआ है, गाँवों के, शहर के, आज भी अगर आप देख लेंगे चेहरा हर कश्मीरी का यही बता रहा है, जो दिल्ली में सानिया पेश आया वो हमें मंजूर नहीं, हथियार हमें मंजूर नहीं। हमें अमन चाहिए, इज्जत चाहिए, डिग्निटी चाहिए, एक साथ मिलजुल के संभालना है अपने मुस्तकबिल को। वो सबक पढ़ा है हमने, वो सबक पढ़ना है हमारे बच्चों को। इतना ही कहूँगा, क्या कुछ लोगों ने शरारत की, कानून के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये कहेंगे आप हमारे सब डॉक्टरों पर शक शुबा किया जाए, वो मुनासिब नहीं यार। हमारे डॉक्टर काफ़ी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने डिग्रियां हासिल की है। महज शुबे पर, महज शक पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तहकीकात ज़रूरी है, और जिसने गलती की हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी संभालने की जिम्मेदारी है। समाज बेहतर बनने के लिए, आने वाला कल संभालने के लिए ज़रूरी है कि सरकार को, सरकारी इदारों को कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, जो भी मुलवस होगा उसके खिलाफ। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, डॉक्टर साहिबान जो है काफी सारे मुलविस बताए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अभी भी जो है सुबह जीएमसी कॉलेज में 2 डॉक्टरों को जो है रात को अरेस्ट किया गया। इस हवाले से बताइए। ये तो ब्लास्ट जो हुआ है उसके लिए तो हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर आगे जो भी होगी इस पे इन्वेस्टिगेशन खत्म होके वो आपके सामने आ। देखिए, जम्मू कश्मीर किसी भी टेररिज्म का कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। जब पहलगाम हुआ, जम्मू कश्मीर बाहर निकला, चाहे वो मस्जिदों से देखिए आप, बाहर लोग निकले, उलमे दीन निकले, एक्टिविस्ट निकले, जर्नलिस्ट निकले, सियासतदान निकले, सिविल सोसाइटी के लोग बाहर निकले, और उन्होंने ये बताया देश को कि हम आपके साथ हैं, हम टेररिज्म का सपोर्ट ना करते हैं, ना कभी हम करेंगे। आज जब दिल्ली लाल किले के बाहर एक कार ब्लास्ट होता है, आज भी हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश को कि जम्मू कश्मीर चाहता है टेररिज्म का खात्मा, जम्मू कश्मीर चाहता है आतंकवाद का खात्मा, क्योंकि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर ने इस आतंकवाद जब से जम्मू कश्मीर में है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर ने क्या खोया है, ये दर्द हम जानते हैं। ऐसे बहुत घर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको टेररिज्म ने डसा है, जिनको आतंकवाद ने डसा है। हम देश को कहना चाहते हैं सबसे ज़्यादा अगर आतंकवाद में नुकसान किसी का हुआ है तो वो मुसलमानों का हुआ है। मुसलमान कभी नहीं चाहता है कि किसी बेगुनाह की जान जाए, जो ईमान वाला है वो कभी नहीं चाहता है। तो जो सानिया हुआ है इसके कई पहलू हैं। एक तो रियलिटी है, जो कुछ चल रहा है, हालांकि फाइनल आउटपुट जो रिजल्ट है उसका नहीं आया, लेकिन हाँ रियलिटी पे हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। नंबर 2, नैरेटिव पे भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के ज़रिए, और
क्या कुछ इसका नुकसान है, क्या कुछ फायदा है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके सिमत में जो कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर भी हम खास तौर पे बातचीत करेंगे। रिजल्ट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा इसका, ये भी हम जानेंगे। और आगे ऐसा ना हो, क्या प्लान ऐसा बनाया जाए, हुकूमत को क्या कदम उठाया जाए, और पॉलिटिक्स और सोशल एक्सप्लोजन जो चल रहा है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह। ये 4, 5, 6, 7 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले रियलिटी पर नजर डालेंगे। आज हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स फारूक रंजू शाह साहब। इस्तकबाल है सर आपका। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित राणा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक रंजू शाह साहब, जो रियलिटी है, हालांकि अभी तक तो हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हम आपकी जुबानी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी भ्रमिक चीजें हैं जो चारों तरफ फैलाई जा रही है। उसमें नफरत भी है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। सही बात कही आपने जी कि ये जो माहौल अचानक बन गया, ये अचानक माहौल, इसमें आप ये भी उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराएं जिन्होंने 90 के बाद से आज तक इस कश्मीर में इस चीज को समझा ही नहीं, न रोका कि जो रेडिकलिज्म 90 के बाद अचानक इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर में, और वो रेडिकलिज्म पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना वोट बैंक बना दिया। एंड वो रेडिकलिज्म दो डुअल काम कर रहा है। एक तरफ से वो अपनी गवर्नमेंट भी खड़ी कर रहा है, पैट्रोनाइजेशन ले रहा है, दूसरा इन को रेडिकल करके आप देखे ये जो गवर्नमेंट के वर्जन आ रहे हैं कि एक मौलाना नवगाम का डॉक्टरों को टारगेट बनाकर, ये समझो ये जैसे ड्रैक्यूला करता था, वो अपने दांत पाइवस करके उसका खून पे तो वो भी उसी जैसा बन जाता था। इसी तरह इसको आप देखिए, हम बहुत देर से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, हम ये कहते रहे, देखिए इस वक्त कश्मीरी को बदनाम किया जा रहा है। क्यों? कश्मीरियों क्या खाता है, जर्नलाइज किया जा रहा है। बाहर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे कश्मीरियों को उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे फॉरेनर्स को किया जा रहा है। तनवीर सादिक ने बयान दिया, इससे भी और पैनिक हो गई। जो तनवीर सादिक कह रहा है कि कश्मीरी को फॉरेनर समझा जाने लगा है, तो इससे क्या हुआ कि कश्मीरी फील्स कि आई एम बीइंग मार्जिनलाइज्ड। दिस गोज अगेंस्ट द कश्मीर एथॉस। कश्मीरी पेट्रियट था, पेट्रियट है। नहीं सर, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए उस चीज में शाह साहब इसमें कोई शक नहीं है। सवाल इतना है कि अगर हॉस्टल्स में, खासतौर पे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अगर हॉस्टल में सिक्योरिटी जवानों की छापेमार कार्रवाई होती है, आइडेंटिफिकेशन ली जाती है, तो ऑब्वियस सी बात उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों को नाराजगी होगी। और उसके बाद चाहे वो गलत साबित हो जाए, मासूम साबित हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नजर में वो खटकेंगे। जिस इलाके में हमारे साथ अगर कोई और रहता है, उनकी गहन चेकिंग होती है सिर्फ इस वजह से कि वो जम्मू कश्मीर का वासी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगले दिन हम उनको शक की नजर से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें गलत हो सकती है, दोनों चीजें सही। आप न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित को भी आप शक की निगाहों से देखा जाता है। एज अ कश्मीरी जनरल ये जनरलाइज सा होने लगा। क्यों? आप उस रेडिकलिज्म को क्यों नहीं पकड़ते हैं? आपने देवबंद से टॉप किया यहां, आपका जैश मोहम्मद तो देवबंद है। आपने उनके इंस्टीट्यूशंस को स्टॉप किया, उनको रोका, उनको सलफियों को रोका? नहीं रोक सके आप, बिकॉज उनको पैटर्नाइज मिल रही है, इस वक्त भी मिल रही है। लेकिन आप किनको पकड़ रहे हैं? एक आम लोगों की तरह बात देखिए, बेचारा कोई बिजनेस करने गया बाहर, अब उसको थाने में बुलाया जाता है, उसके आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है। इससे क्या होता है, जब इलाके में एक कश्मीरी घर को थाने में बुलाया जाएगा तो इससे भी ये होता है। 2-3 डॉक्टर गलत है। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या है? मुसलमानों की भी है और हिंदू की भी है। कश्मीरी मुसलमान है तो मेजॉरिटी सब दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि एक्सपोज कर दिया इस सारा जो मॉड्यूल था। तो वो अप्रिसिएशन कश्मीरियों को नहीं दे रहे हैं, लेकिन 3-4 बंदों के जो ब्लेम है वो सारे कश्मीर पे थोपी जाती है। तो मेरे ख्याल में इसको रोकना पड़ेगा। इसको बड़ी बात कही आपने। बिल्कुल, मैं आता हूं आपकी तरफ। अमित राणा सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक चीज जो हम देख पा रहे हैं, दिल्ली में धमक होनी चाहिए, हरियाणा में धमक होनी चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धमक कश्मीर में देखने को मिल रही है। किस नजर से देख पा रहे हैं आप इसे? देखिए, बड़ा चिंता का विषय है अभी जो हुआ है कैपिटल सिटी में, और जिस हिसाब से
बड़ी मात्रा में गोला बारूद पकड़ा गया है, एक लार्ज मॉड्यूल पकड़ा गया है, स्लीपिंग सेल्स पकड़ी गई हैं। चिंता का विषय इसलिए कि 2019 के बाद जो हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि जब हिंदुस्तान की फौजों ने, हिंदुस्तान की सुरक्षा कर्मियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से सेपरेटिज्म और टेररिज्म का गला दबाया और उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट करने में प्रयास की और काफी हद तक सक्सेसफुल रहे, पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान में रह रहे जिहादी मॉड्यूल ने अपनी स्टाइल ऑफ स्ट्रेटजी बदल दी। हमने वो जम्मू कश्मीर में देखा कि उन्होंने पहले वो हाइब्रिड मोड में चले गए और वो जो अटैक्स डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होते थे उसमें उन्होंने सिविलियंस को, आम आदमियों को, गैर मुसलमानों को भी, मुसलमानों को भी अटैक करना शुरू कर दिया। चिंता इसलिए है कि अब ये मॉड्यूल मुझे भारत से निकल के, जम्मू कश्मीर से निकलकर शेष भारत में भी फैलता हुआ दिख रहा है और इतने बड़े नेटवर्क का अक्रॉस इंडिया होना अपने आप में चिंता का विषय। यानी पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉड्यूल है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में जो सीमित था, कश्मीर से वो जम्मू में आया था हाइब्रिड मोड, फिर हमने देखा टेररिज्म का जो फेस है वो जम्मू की ओर मूव कर गया और अब ये रेस्ट ऑफ इंडिया में भी मूव कर रहा है। एक चिंता का विषय है और चिंता और इसलिए कि इतने सालों में हमारी एजेंसीज क्यों नहीं इसको आइडेंटिफाई कर पाई हैं। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया मगर तब तक 3000 किलो अगर एक्सप्लोसिव जमा हो चुके हैं। उसके अलावा कहते हैं अरावलीज में काफी जगह स्कैटर्ड है, शेष भारत में एक्सप्लोसिव स्कैटर्ड है, क्रॉस कंट्री इनका प्लान था ये करने का, तो इतना लेट क्यों हुआ। और ये जो 12 लोगों के जाने गई हैं, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरा जो वरी है, और ये मेरा एक कश्मीरी होने के नाते वरी है और मैं आम आदमी को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, वरी ये है कि इतने बड़े कश्मीरी पढ़े लिखे लोग, देखिए हम हमेशा कहते थे कि टेररिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलिटरेसी, टेररिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी, मगर अब इतने बड़े अरेस्ट में जहां पढ़े लिखे डॉक्टर, एमडी डॉक्टर्स हैं, मतलब एम डॉक्टर की पढ़ाई सबसे क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीमेस्ट पढ़ाई मानी जाती है, सबसे एजुकेटेड कॉम मानी जाती है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो एक आम आदमी नहीं चाहता कि उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो देश के खिलाफ हो या वो पुलिस के झंझट में पड़े। तो दूसरा चिंता का विषय कि कश्मीरी शेष भारत में स्क्रूटनाइज होंगे, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, तो इसमें वो लोग भी पिसेंगे जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आम आदमी की गलती नहीं, इसमें हमारे अपने समाज की गलती है जो हम इसको निरंतर इंडोर्स करते रहते हैं। देखिए कश्मीर में समस्या है रेडिकलाइजेशन की, आपने दबा रखी है सच है, मगर आपने इरेडिकेट नहीं करी और वो रेडिकलाइजेशन अब रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी फैल रही है। चिंता का विषय, अगर आप इसको हैंडल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। बड़ी बात यह है कि इसमें जो चीज़ें आपने खास तौर पे कही कि स्ट्रेटेजी बदली गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा यह रहेगा कि क्या फारूक रंजू शाह जैसे या अमित राणा जैसे या सुहेल काजमी से ज़्यादा माइंड इनका हो गया है कि ये डॉक्टर्स या पढ़े लिखे जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट पे होते हैं उनके माइंड पे कब्जा करके इस तरह की हरकतें करवा लेते हैं। मैं जवाब लूंगा इस चीज़ के लिए, लेकिन बड़ा मसला ये है कि अगर ये सारी चीज़ें जिसका नैरेशंस की बात चल रही है या नैरेटिव की बात चल रही है, अगर ये कामयाब होती है तो कामयाबी किसकी है? मैं सुहेल काजमी साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जी सर, सवाल क्या है सर? रियलिटी वर्सेस नैरेटिव, इस पे बात करें हम लोग, क्योंकि कामयाबी तो दोनों तरफ, हम रियलिटी में जो चीजें हो रही है सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही है, फाइनल आउटपुट पे हम पहुंचे नहीं है, लेकिन नैरेटिव जो कायम किया जा रहा खास तौर पे कश्मीर के हवाले से या कश्मीरी मुस्लिम्स के हवाले से, अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कई जगह पे घरों में, अलग अलग जगह पे दिल्ली से ज्यादा धमक सुनाई दे रही है कश्मीर के अंदर, इन तमाम तर चीजों के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान। देखिए सर, पहला और आखिरी खिता है जम्मू कश्मीर जहां मिलिटेंसी की एज जो है अभी तक डिफाइन नहीं हो रही। आप पूरे वर्ल्ड में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देख लीजिए, मिलिटेंसी देख लीजिए, 2 साल 5 साल 7 साल, बहुत हद है 10 साल में खत्म हो जाती है क्योंकि लोग उब जाते हैं, जनरेशन खत्म हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहला और आखिरी खिता है जहां 87 में कुछ चीज की शुरुआत होती है और 2025 में वो चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं डीप रूटेड चीजें हैं, ये डीप रूटेड कंसर्न्स हैं। और ये जो आप इंसिडेंट देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान के दिल में ये अटैक किया गया लाल किले के बाहर, ये अपने आप में एक नया कलर लेके मिलिटेंसी का, देखिए यहाँ जो मिलिटेंसी हमने देखी, खासकर बड़ा रिपोर्ट हमने 87 से आज तक,
उसके बड़े कलर्स थे, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने मिलिटेंसी देखी है। कहीं टोटल फॉरेन मर्सनरीज होते थे, कहीं टोटल लोकल मिलिटेंट्स होते थे, कहीं दोनों तरफ से होते थे, फॉरेन और लोकल दोनों, कहीं पैसे की आड़ में, कहीं ड्रग्स की आड़ में, कहीं शादियों की आड़ में, पाकिस्तान शादियां करनी है, वहां से यहाँ शादियां करनी है। तो बहुत से कलर्स हमने देखे जम्मू कश्मीर में। कभी जमाते इस्लामी को मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बैन कर दिया, अभी 2022-23 की बात है। उसके बाद देखा कि जनाब इलेक्शंस में फिर जमाते इस्लामी के लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं और बड़े खुले ढंग से प्रचार कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बार जो हमने इसको सरेंडर मिलिटेंसी की बात हमने 96 ऑनवर्ड्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के रिहैबिलिटेट करना शुरू किया, मेन स्ट्रीम में लाना शुरू किया मिलिटेंट्स को, वो भी एक कोशिशें चलती रही। लेकिन देखिए आज पाकिस्तान जो है सिर्फ अकेला नहीं है, वो ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है और ट्रंप की गोद में उछल रहा है और इतना उछल रहा है कि आप देखिए कि ट्रंप हमें कहता है कि आपको रशिया से या बाकी ममालिक से तेल लेने की जरूरत नहीं। एक दिन ऐसा आएगा तेल जो है जहां पानी के लाले पड़े वो अब हमें तेल देंगे और कच्चा तेल देंगे और पेट्रोल देगा पाकिस्तान। तो संभाविक तौर पे ये जियो पॉलिटिक्स पूरी रिवॉल्व हो चुकी है, हिल चुकी है। अफगानिस्तान जो उनका दोस्त था आज हमारा दोस्त है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनकी शय पे ये सब चीजें होती हैं। पाकिस्तान का एक इलाका पंजाब छोड़ के बाकी सब इलाके जो है आजाद होने की चाहते हैं और खुली तौर पे पाकिस्तान को धमकाते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो आप सारी चीजों को अगर क्लोजली देखें, बिहार की इलेक्शन चल रही है, कुछ और इलेक्शन यहाँ भी चल रही थी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, और उसके बीच में ये मॉड्यूल एक नया आता है व्हाइट कॉलर जिसको आप बोल रहे हैं। वो आज का व्हाइट कॉलर नहीं है। हमने 90s की मिलिटेंसी में भी देखा, हमारे पुलिस के बड़े सीनियर अफसरान भी व्हाइट कॉलर हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट्स व्हाइट कॉलर हुआ करते थे, पॉलिटिशियंस व्हाइट कॉलर हुआ करते थे, जो पकड़े गए, मारे गए और कहीं अभी तक उन पे केसेस चल रहे हैं। ये व्हाइट कॉलर जो ट्रेंड था ये शुरू से चल रहा था, लेकिन बहुत देर से ये दिख नहीं रहा था। अब आप जब दिखा है आपको तो ये कहना कि देखिए बदनामी तो होती है, अगर व्हाइट कॉलर लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है तो नेचुरली एक खिते की बदनामी होती है, एक मजहब की बदनामी होती है। आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम उस इलाके में रहते हैं जहां कुछ ना कुछ नया ऐसा हो जाता है, या पाकिस्तान कर देता है, या वो फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम को, कुछ और जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन दूसरा, ऑपरेशन तीसरा जो है उसकी तरफ बड़े कड़े कदमों से आगे चल रहे हैं और पाकिस्तान को और बाकी चीजों को जवाब दे रहे हैं। मैं सोचता हूं विद इन स्टेट जो ऐसे एलिमेंट्स हैं और गवर्नमेंट से कुछ भी छुपता नहीं है, सिर्फ नीयत और मजबूत करनी है। जैसे जे पुलिस ने या फरीदाबाद से जितना ह्यूज कंसाइनमेंट, देखिए इसकी भी रिपोर्ट्स थी, 20-25 दिन से इनपुट्स थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। देखिए कुछ ना कुछ हवाओं में भी आलूदगी आना शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ समीकरण जब बदलते हैं, भारत आगे बढ़ता है, जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ आगे चलता है, तो वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है। जैसे कि पहलगाम का इंसिडेंट भी था, वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसकी भी थोड़ी सी बनक जो थी पहले आ चुकी थी। तो सवाल या निशान वहीं पर रह जाता है कि इनपुट तो मिलता है, खबरें बाहर निकल करके आती है, लेकिन उसके बावजूद भी धमाके हो जाते हैं, उसके बावजूद भी कत्लेआम हो जाता है। शाह साहब एक बीच में जो आपने खूबसूरत बात कही थी, और मैं अमित साहब के जो उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया उसके हवाले से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे इस बात पे गहरा अफसोस है कि अगर फारूक रंजू शाह जैसा एक ब्रिलियंट माइंड हमारे पास है और न जाने इस जैसे लाखों करोड़ों हमारे मुल्क में हैं, तो उसके बावजूद भी रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर इस तरह की चीजें फैल रही है या फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल करके हमारे यहां कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, तो हमें अफसोस है इस चीज के लिए। आपको नहीं लगता कि सवाल या निशान है? बहुत ही आप सही फरमा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया का मकाम है, लेकिन इस अलमिया के एथॉस को शायद जो पॉलिसी प्लानर्स है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखो, आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, जब जामिया मस्जिद के बाहर ISIS के झंडे चढ़ रहे थे और ISIS वो निकाब पहन के वो अपने लोगो दिखा रहे थे, आज से 1 डिकेड पहले यहाँ के बहुत बड़े टॉप लीडर्स उनको शाबाशी दे रहे थे, ISIS को शाबाशी दे रहे थे। ये ISIS की आइडियोलॉजी जो है
आप जरा पढ़िए क्या है सलफी आइडियोलॉजी, उसामा बिन लादेन टाइप की अलकायदा जैसी आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को समझने के बगैर जब उनके जो एक्टिविस्ट है आप उनको शाबाशी दे रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंकों के लिए, आप जैश मोहम्मद को समझ दीजिए ये देवबंद की ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबानी थॉट की ऑर्गेनाइजेशन है। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन को यही लोगों ने यहाँ पे हमारे तसव्वुफ को मिटा दिया, हमारे आस्थान जला दिए, हमारे शाही इमदान जला दिया, दस्तगीर साहब जला दिया, रिकॉर्ड है हमारे सामने। लेकिन चूंकि वो कमजोर पड़ गए और ये ताकतवर बन गए कि इनके पास इनको एक गन का भी सहारा था और दूसरा इसको पॉलिटिकल पैटर्नेज भी मिली और गवर्नमेंट पैटर्नेज भी मिली। और इसी का नतीजा है कि ये डीप रूटेड, बहुत अच्छा काजमी साहब ने कहा। ये बताओ सारी दुनिया में वाहिद एग्जाम्पल है कि 1987 में ये शुरू हुआ और शुरू भी क्या हुआ, ईदगाह में इन्हीं का पहले आइडियोलॉजिकल इज्तिमा हुआ, पहले वो बाज़ाब्ता अल्लाह वाले का इज्तिमा हुआ जिन्होंने म्यूजिक पे बैन लगा दिया, बहुत सारे ऐसी चीजों पे बैन लगाया था जो कश्मीर की ट्रेडिशंस थी, और फिर एक नए रेडिकल स्ट्रीम को इंट्रोड्यूस किया। आज बताओ किसने रोका उनको? कौन? अब ये क्या नौगाम में जो मौलाना पढ़ा रहा था, इन बेचारे जो वहाँ के लोग हैं, नौजवान है, जो वो नौजवानों को जहर भर रहा है, मेरे सामने वो इनोसेंट है। जो एक्चुअल कल्प्रेट है वो आइडियोलॉजी है, उसको मरवा रहे हैं। आज तक इन्होंने यही किया और इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले पॉलिटिशियंस हैं जनाब, और यहाँ के वो लोग हैं जनाब जो लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। They continue the power because of this. एक मदरसे का पढ़ा लिखा नौजवान या आलिम दीन मौलाना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने वाला शख्स को कैसे उसके माइंड में, आपने ड्रैकुला का वर्ड यूज किया था सर, वो चीज तो समझ में आती है थ्योरी में या फिल्मों में, हकीकत में भी ऐसा हो सकता है क्या? Is being allowed by the government, is being allowed by the policies, political policies. What is this? Why don't you stop that? जो रेडिकल स्ट्रीम्स आए 90 के बाद, उनके इंस्टीट्यूशंस को बंद क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, इन सब चीजों के हवाले से जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर एक गहरा सवाल पैदा होता है कि क्या इन चीजों से ये सारी चीजें खत्म होंगी। रहना सर, एक चीज जो आपने कही खास तौर पे कि कश्मीर से जम्मू में, जम्मू से फिर दिल्ली में, रेस्ट ऑफ द कंट्री चीजें बढ़ती जा रही है। क्या आज हमने देखा कि श्री रविशंकर साहब और मीरवाइज उमर फारूक जो है एक साथ मिलते हुए नजर आए, उन्होंने बहुत सारे पैगाम मैसेजेस भी दिए। एलजी साहब का स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने बच्चों से मुखातब होकर के कहा कि देखो कुछ भी है, अपने कंट्री को, अपने मुल्क को, अपनी रियासत को सजाना, संवारना, बनाना, बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में। बहुत खूबसूरत बातें हुई, बहुत सारे ऐसे नाम है सर। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या अब वक्त आ गया है कि हर कोई अपने घर की चौखट से लेकर के किसी भी इंस्टीट्यूशंस तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे, क्योंकि बहुत दूर तक ये जड़ जो है, ये जहर जो है फैल चुका है। देखिए, मैं माफी चाहूंगा बट कश्मीर, जो काजमी साहब ने कहा कि कश्मीर में 87 से है और खत्म नहीं हुआ है, ये अनफॉर्चुनेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहां जहां इस्लामिक जिहाद या इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट है वहां ये खत्म नहीं हुआ, वहां ये दशकों से चल रहा है। जहां पे नॉन इस्लामिक टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट था वो मोस्टली खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। और उसका प्राइम एग्जांपल हम चाहे आयरन ले लीजिए, चाहे आप खालिस्तान मूवमेंट ले लीजिए, जहां पे ये नॉन इस्लामिक टेरर मूवमेंट था वहां पे वो खत्म हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली द कॉन्फ्लिक्ट इन इस्लामिक आइडियोलॉजीज डज नॉट एंड। और ये मुझे लगता है कि अब ये चिंता का विषय देश से, दुनिया से ज्यादा इस्लामिक सोसाइटीज को सोचना चाहिए कि क्या वो अलाउ करेंगे अपने धर्म को मिसयूज होने के लिए। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ इंटेंशनली भी मैं कुछ बोल जाऊं
इन कोर्स ऑफ डिस्कशन, इन कोर्स ऑफ बात करते हुए, जिसमें शायद मेरा इंटेंशन भी ना हो, एक लॉजिकल डिबेट हो, उसके बाद मेरे नाम पे क्या क्या निकलेगा वो हर कोई जानता है, कोई भी ऐसा कोई बात कर ले। हाँ, राइट। मगर एक पूरा का पूरा टेरर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, जो हर दिन प्रॉफिट के नाम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। मैंने आज तक एक भी फतवा नहीं देखा है कि आप कैसे इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गैर इस्लामी है, ये इंसल्टिंग है, ये इंसल्टिंग टू इस्लाम है, इंसल्टिंग टू प्रॉफिट, नहीं देखा है मैंने। तो जब तक इस्लामिक सोसाइटी उठकर खुद कंडेम नहीं करेगी उन लोगों को जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये होता रहेगा। अब दूसरी जो बात हम कर रहे थे व्हाइट कॉलर की, वरिंग इस बार ये है कि व्हाइट कॉलर पहले आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देता था, व्हाइट कॉलर पहले आइडियोलॉजिकली लीड करता था, व्हाइट कॉलर एक फिदायीन नहीं बनता था, व्हाइट कॉलर फील्ड कोऑपरेटिव नहीं बनता था, व्हाइट कॉलर बंदूक नहीं उठाता था। थे केसेस बट बड़े रेयर केसेस थे। इस बात का जो इंसिडेंट हुआ है और एक डॉक्टर जाके अगर फिदायीन अटैक करता है तो ये चिंता का विषय है। तो एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट से वो आज एक एक्टिव टेररिस्ट बनने को तैयार है। इसके क्या कारण है? मल्टीपल कारण हो सकते हैं और इसमें बिल्कुल देवबंदी आइडियोलॉजी, सलाफी आइडियोलॉजी एक प्रोमिनेंट इशू है। अब सरकार अगर आज देवबंद के खिलाफ एक्ट करती है तो सबसे पहले इस्लामिक वर्ल्ड के लोग, खासकर मुसलमान, आके प्रोटेस्ट में शुरू हो जाएंगे कि हमारे मजहबी इंस्टीट्यूशन के साथ खिला जा रहा है। हालांकि वो रेडिकल आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, उनकी किताबें लिखती हैं कि जहां आपको काफिर दिखे आप उसे मार दीजिए। मगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी एजेंसी एक्ट करती है तो सबसे पहले जो मुसलमान आज कहते हैं कि उनके खिलाफ एक्ट करिए, वही सबसे पहले आके खड़े हो जाएंगे। देखिए, रिफॉर्म भी आज इस्लामिक सोसाइटीज में अलाउ नहीं किया जाता। पर्सनल लॉज को आम आदमी के बेनिफिट में बनाने के लिए, वीकर सेक्स के बेनिफिट के बनाने के लिए, जो लोग डिप्राइव्ड हैं उनके बेनिफिट के बनाने तक के लिए मेजर इश्यूज आ जाते हैं। और तो ये चिंता का विषय, तो मुझे लगता है इसका हल सरकार को तो अपना काम नहीं करना, उसमें फेलियर है, मैं तो वो मान ही रहा हूं। मैं तो शुरुआती इस डिबेट से करिए कि सरकार का फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर है, मगर इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी एज ए कम्युनिटी, हम उससे छुप नहीं सकते। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें मंथन करना पड़ेगा कि कब तक हमारे नाम पे बेगुनाह लोगों को मारा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये चीजें समझ में आ गई। एक दो चीजें जो मैं आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगा, और शाह साहब ने भी कहा कि देवबंद वगैरह की बात है। अगर कोई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कोई आइडियोलॉजी के एतबार से किसी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है या उसको मानता है, तो क्या हम उस इंस्टीट्यूशंस पे जांच बैठाएंगे या फिर उनकी जो किताबें हैं उसके ऊपर गौर करेंगे कि क्या वाकई ये सारी चीजें जो व्हाट्सएप या दूसरे जरिए से फैलाई जा रही है कि जहां पे काफिर को देखो मार दो, क्योंकि एज अ मुस्लिम या फिर दूसरे भी लोग जो इनकी किताबें हैं उनमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप किसी काफिर को देखो और मार दो, क्योंकि वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव था जहां पे इस तरह की चीजें आई थी। वो एक जंग का माहौल था जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं इसे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो कोट एंड कोट बीच से उठा करके गलत फहमियां पैदा की गई। मैं देवबंद को भी ये नहीं कहूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल यहां पे बैठे हुए आप जैसे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देवबंद के अंदर जहां तक मेरी मालूमात है इस तरह की दहशतगर्दाना कोई भी तालीम नहीं दी जाती। उसके बावजूद भी सवाल यह है कि क्या अगर ये चीज है या इंटेलेक्चुअल्स आप जैसे मान रहे हैं, तो क्या उस पर एक बार गहन जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है, और क्या एजेंसियों से ये चीजें छूटी हुई है वो इजाजत दे रहे हैं कि इस तरह की चीजें भरमेक फैलाएं, और इस आइडियोलॉजी के मानने वाले अगर हैं किसी दुनिया में किसी कोने में, तो उसकी बुनियाद पर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जाने बिना, उनके इंस्क्रिप्शन को जाने बिना हम कार्रवाई करते हैं? देखिए, इसके तो क्लियर प्रूफ्स हैं, बुक्स अवेलेबल है देवबंद की, उनके पास सिलेबस का पार्ट है, उसमें बुक्स में है कि जन्नत के पाने के तरीके क्या है, काफिर को मारने से क्या बेनिफिट मिलता है, वो है। और देखिए, अगर ये जैसे अभी आपने बात करी कि ये एक उस समय की, हालांकि मैंने वॉल्यूम की बात नहीं करी, मैं तो एक सिलेबस की बात करी, बट क्योंकि हम उस रेफरेंस पे जा रहे हैं, अगर वो उस समय के लिए रेफरेंस पे थी, क्योंकि उस समय वॉर में थे वो, तो ये डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए, ये सिलेबस में होना चाहिए कि ये वर्स उस रेफरेंस उस समय के लिए है, ये आज के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उस समय एक युद्ध चल रहा था बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो बट ये नहीं है, आप आज उसको इस समय में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। आज आप उस समय को भी
इसमें, और ये चिंता का विषय। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंट्रोस्पेक्शन आज मुस्लिम समाज को करना पड़ेगा। अगर आप होली बुक के 25 इंटरप्रिटेशंस लेके आए और कुछ अच्छे हों और कुछ बहुत ही ज्यादा रेडिकल हों। बहुत ही खूबसूरत बात कही सर आपने। मैं आता हूं आपकी तरफ। एक बहुत ही अहम बात जो शायद छूट जाए, मैं काज़मी साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर इस तरह की चीजें नहीं है, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि अगर इस तरह की चीजें हैं या इस तरह की चीजें नहीं है, जाहिर है कि काउंटर चीजें दी जाएंगी इस सिलसिले में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ना मुसलमानों के ये इदारे बाहर निकलें और कहें कि देखो ये हमारी किताबें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नंबर 1, और देखो ये वो आइडियोलॉजी है जिसे ये फॉलो नहीं करते, ये झूठ ऐसी चीजें हैं जिसको फॉलो करते। उलमाए दीन, इस्लामिक स्कॉलर्स बाहर आकर के दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये जो हमें फॉलो करने की बात करते हैं हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, और ये वो लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। काज़मी साहब देखिए सर, पहले तो मेरे भाई ने जो कहा वो सिर्फ इस्लाम के तक ही नहीं है, वो बाकी मजहबों के साथ भी बुरा हाल है। अगर आप देखें बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो छोटे छोटे मुल्क पे अपनी ताकत के बलबूते पे किस तरह से, ये देखिए रेडिकलाइजेशन शुरू कहाँ से होती है। इस्लाम जो है, कुरान हदीस तो हमारा एक है, अल्लाह तो एक है, हमारे इतने सेक्शंस कैसे बन गए, इस पे कभी आप बैठेंगे तो बात करेंगे, लंबी चौड़ी डिबेट होगी कि जनाब ये अहले हदीस, अहले सुन्नत, फिर हनफी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ये मेरे भाई बैठे हैं फारूक रिंजू साहब, ये ज्यादा अच्छी तरह आपको इलेबोरेट करेंगे इसके पीछे कौन से मुल्क है, कौन सी आइडियोलॉजीज है जो इस्लाम को टुकड़ों में बांटना चाहती है। आप पाकिस्तान को देखिए, एक इस्लामिक स्टेट का तस्वर लेके वो गए कायदे आजम जिन्ना, और क्या इस्लामिक स्टेट है वहां पे? शियों को बसों से उतार के मारा जाता है, मुहाजिरों को मारा जाता है, मुहाजिर सुन्नियों को मारते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसामा बिन लादेन कौन है पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका ने कैसे पाला, किस तरह से उससे उसको इस्तेमाल किया और कहाँ जाके फेंका एबटाबाद में, और फिर मारा कैसे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को माना कि नहीं माना। देखिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लंबे इश्यूज हैं जिन पे हमें बहुत लंबी डिबेटें करनी पड़ेगी, लेकिन राइट थिंकिंग पीपल इन इस्लाम आल्सो दे कंडेम। देखिए जहाद नाम का वही वर्ड है जो कि आप पीसफुल अपने किसी भी चीजों को लेके प्रोटेस्ट करें, आप पीसफुल तरीके से मुजाहिरा करें अपनी चीजों को। कुरान में तो खुले तौर पे लिखा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आप पूरा कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, पहले पढ़िए तो सही, उसके बाद आप उन लोगों को जो गन उठाता है वो उसमें इस्लाम की कोई जगह नहीं है, जहाद वो जो नॉन वायलेंस पे हो वो नहीं है। आप देखिए वो लोग जो बिल्कुल ठीक कहा एक किसी पार्टिसिपेंट ने, जो पोलिटिसाइज करते हैं मजहब को भी, बदकिस्मती तो ये होगी मजहब की आड़ में हर इंसान अब लीडर बनने के चक्करों में रहता है। यहाँ पे मैं काज़मी साहब यहाँ पे रोकना चाहूंगा माफी के साथ। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि जिहाद का मतलब ये है, जो मेरी समझ है छोटी सी, उसके हिसाब से ये है कि अगर तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा अंदरून, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा मन किसी बुराई की तरफ जा रहा, उसके खिलाफ लड़ना, बुरा नहीं करना, एक नंबर ये जिहाद का ये तरीका है। दूसरा ये है कि मान लो तुम्हारे मुल्क पे कोई अटैक होता है तो उसके खिलाफ अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, मुल्क के वासियों को प्रोटेक्ट करना, ये बाई फोर्स जिहाद की दूसरी किस्म है। इस तरह की चीजें हैं। ये तीसरी किस्म जो है मासूमों को उड़ा देना, चिथड़े फैला देना, किसी को जाने बगैर जो है पूरे माहौल को, अमन को बिगाड़ देना, ये तीसरी शक्ल अगर ऐसी आ रही है जो मैं नहीं समझता कि इस्लाम में है, तो उसके बावजूद जो इस्लाम के जानने और मानने वाले हैं, जो जिसकी गहरी समझ है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो कह क्यों नहीं रहे हैं कि भाई इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और इस चीज को हम कंडेम करते हैं, इसकी मुखालिफत करते हैं, इस्लाम से इसको बाहर करते हैं? पूरी दुनिया में तो आती है कंडमनेशन, पूरी दुनिया। सऊदी अरब ने अभी 2021 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें हर वर्ल्ड के जितने भी मुल्क हैं उनमें सब इंटेलेक्चुअल्स को इनकॉर्पोरेट किया। एक बहुत देर बाद एक कोशिश की कि सब ममालिक के लोग इकट्ठे हों और सर्वसहमति से इन चीजों से लड़ने के लिए इकट्ठे हों। अभी 2021 की बात है। उसके अलावा आप मुझे बताएं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या बाकी चीजें हैं, ये सब इदारे कंडेम करते हैं। और आप मुझे ये भी बताइए, जब अब एक डॉक्टर की बात चल रही है लाल किले के इस अटैक इंसिडेंट के साथ, एक डॉक्टर ऑनरेबल गवर्नर उसको नौकरी से टर्मिनेट करता है मिलिटेंट लिंक्स होने के
ताल्लुक में वो नौकरी से उसको निकाला जाता है, और नौकरी से निकालने के बाद वो दोबारा दिल्ली चला जाता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता है, कोर्ट्स की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती है। वो 2 साल बाद वो मुलव्वस पाया जाता है लाल किले के इंसिडेंट में। आप मुझे बताइए उसमें कौन जिम्मेवार है? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जिम्मेवार है, इंटेलिजेंस फेल्यूर है? तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी ना। जब एक आदमी को आपने टेरर लिंक के साथ टर्मिनेट किया है तो फिर छोड़ क्यों दिया साहब? रूल ऑफ लॉ तो प्रिवेल करने दो। जो 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग सोसाइटी को तबाह करने पे तुले हुए, आप उनको पकड़िए ना, फांसी लगाइए ना चौकों में जाके, ताकि जैसे सऊदी अरब पे कानून है उस तरह के कानून इंट्रोड्यूस कीजिए ना। वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी फिरके से हो, ताकि दुनिया जो है 99.9% जो लोग हैं वो अमन अमान से रह सके और रोजमर्रा की जिंदगी पे आगे चल सके। तो बहुत सी चीजें हैं जिसमें सियासत घुसी है, बहुत सी चीजें हैं जो एक मजहब दूसरे मजहब को ऊपर और नीचे लगाने के चक्कर में भारत को आगे लेके चल रहा है। तो बहुत सी इश्यूज है जिसपे डिबेट्स कीजिए तो फिर वो डिबेट्स खत्म नहीं होंगी। लेकिन है सवालिया निशान है, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। क्या मजबूरियां हैं, किस तरह से पाकिस्तान ISI कामयाब होती है अपने इन पूरे षड्यंत्रों में, इसको देखने की जरूरत है और उसको करारा जवाब देने की जरूरत है। एक बड़ी चीज है कि पाकिस्तान के ऊपर भी मैं आता हूं, खास तौर पे अभी जो कार्रवाई चल रही है राना सर, उसमें हम देख पा रहे हैं कि करीब 2000 लोगों की रिपोर्ट है कि उनको उठाया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है, उनमें से इक्का दुक्का किसी को छोड़ा भी गया है, खैर वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है इस वक्त। क्या वक्ती तौर के लिए ये कार्रवाई दुरुस्त है? लॉन्ग टर्म में इसका कोई असर पड़ेगा या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं? देखिए, काजमी साहब ने एक बात कही कि फलां डॉक्टर इन्वॉल्व था और उसके बाद वो नौकरी से निकाला गया और उसके बाद एक्ट नहीं किया गया, उसके बाद यूनिवर्सिटीज ने लिया और फेलियर है। बिल्कुल फेलियर है, मैं समझता हूँ, मगर हम जो कोर इशू है, कोर क्वेश्चन है कि ये डॉक्टर ऐसा बना क्यों? अब और क्योंकि ये डॉक्टर तो आपने टर्मिनेट कर दिया था, बट जो बाकी डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, जो बाकी पैरामेडिक स्टाफ पकड़ा गया है, वो तो टर्मिनेट नहीं हुए थे। तो ये लोग इस लेवल तक रेडिकलाइज कैसे हुए? क्या हुआ इनके साथ कि ये आज लोगों को जो हाथ उठते हैं लोगों को बचाने के लिए, वो आज हाथ उठ रहे हैं लोगों को मारने के लिए, ये बदलाव कैसे आया उनमें? और हमको उस पहले वाले पार्ट को एड्रेस करना पड़ेगा। सेकेंडरी पार्ट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप उसके रूट को जब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर्स होंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में टेररिस्ट भी अपने आप को मोर सीक्रेट करते हैं, वो भी अपने एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट करते हैं और इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं। 100% फूड प्रूफ अगर इंटेलिजेंस नहीं होती तो फिर टेररिस्ट ही कोई नहीं बनता, तो वो आपके होंगे, मगर आपको काम करना पड़ेगा कि वो इस स्टेज पे आया कैसे, और वो लेवल है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। किस मस्जिद में रेडिकलाइज हुआ, कौन सी आइडियोलॉजी से रेडिकलाइज हुआ, जिस इमाम ने, जिस मौलवी ने या जिस भी इन्फ्लुएंसर ने उनको रेडिकलाइज किया, उनके रूट्स क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका इंस्पिरेशन कहाँ, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये आपको पूरी चेन, ये पूरा सिस्टम ड्राई करना पड़ेगा, इस पर एसिड डालना पड़ेगा, तब जाके आप आगे इसको रोक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, और सरकार का फेलियर रहा है इसमें बिल्कुल। शायद फारूक साहब ने कहा था, काजमी साहब ने कहा था कि आपने जमात इस्लामी को बैन किया और आपने इनडायरेक्टली उनको अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए सिस्टम में वापस लाया। तो कहीं ना कहीं आप ये भी प्रमोट करते हैं कि इट पेज टू बी ए सेपरेटिस्ट, इट पेज टू बी ए टेररिस्ट, इट पेज टू बी समवन हु इज अगेंस्ट रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी और अगेंस्ट इंडिया। तो स्टेट के फेलियर्स हैं, वो पॉलिटिशियंस के फेलियर हैं, बट एज अ सोसाइटी हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वो लोग जो इस रेडिकलाइजेशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा फनल ड्राई करना पड़ेगा, तब ये इंसिडेंट्स कम होंगे। नहीं तो एजेंसीज आपस में, एजेंसीज एक साइड से होंगी, टेरर नेटवर्क एक साइड से होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस एलिमिनेट कर रही होंगी, और अनफॉर्चुनेटली 2000 के इंसिडेंट में मैं गारंटी देता हूँ तकरीबन 30-40% तो वो होंगे जिनका कोई लेना देना नहीं, बट बिकॉज वो शायद उनका कहीं ना कहीं रिलेशन रहा होगा, कभी कलीग रहे होंगे, कोई भाई होगा, कोई कजिन होगा, कोई कभी संबंध। ठीक है सर, आपने इशारा जो दिया है उसकी तरफ भी एक बड़ा सवाल मेरे जहन में था, मैं चाह रहा था कि मैं समझूं, लेकिन आपने इशारा दिया तो मैं समझने की कोशिश करूं आपसे ही।
उसमें से हम देखते हैं कि एक ऐसा है जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई होती है, कुछ ऐसा है जिसकी कुछ दिन पहले या एक 1.5 साल पहले सगाई होती है, कुछ ऐसा है जो जिम्मेदारियों में बंधा है, अभी डॉक्टर बना है, 2 साल से जॉब कर रहा है। ये वो चीज़ है जो आमतौर पर लोगों के सपने होते हैं। 2 दिन पहले शादी किया है और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जो जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, अपने घरेलू जिम्मेदारी, सोशल या एजुकेशनल या जॉब वगैरह वगैरह। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मेरा दिमाग हैरान रह जाता है कि एक शख्स जिसके सामने है कि अभी मुझे दहशतगर्दाना धमाका करना है, वो 2 दिन पहले शादी कर लेता है। कैसे? या तो दूसरा एंगल हमें सोचना पड़ेगा, या कुछ दूसरा एंगल है, या कुछ ऐसा जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे हो सकता है कि एक बूढ़ी मां को घर में छोड़ करके कोई जाता है और कहीं धमाका करके खुद को उड़ा लेता है। इस तरह की बहुत सारे वाकयात हैं। क्या इस पे ऊपर रोशनी डाली जा सकती है? देखिए, इसमें डेफिनेटली रेडिकलाइजेशन का काम है। जब आप किसी के मन में भर देते हो कि ये जो आपकी जिंदगी है ये किसी काम की नहीं है, आपको तो फाइनली जन्नत जाना है और एटर्नल लाइफ वही है, ये तो सिर्फ पासिंग टाइम है, तो इसमें अगर आपको एटर्नल लाइफ लेनी है तो आपको ये एक्शंस करने मेरे लिए वो सरप्राइजिंग। मैं देखिए इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आपको वो समझना पड़ेगा ये रेडिकलाइजेशन मॉडल चलता कैसा है। मेरे लिए समस्या की बात है कि एक अनएजुकेटेड मैन, एक गरीब आदमी, एक मोहताज आदमी शायद इस बात को समझ भी ले। एक साइंटिफिक रैशनल माइंड जो उस चीज पे विश्वास करता है जो किसी ने देखी नहीं है, जिसका किसी का अस्तित्व पता नहीं है। आप एक सेटअप, एक एग्जिस्टिंग लाइफ को छोड़कर उसके लिए जान देने को तैयार हैं, उस सेटअप के लिए जिसके बारे में कोई वेरिएबल प्रूफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता। बट साइंटिफिक टेम्परमेंट का एक व्यक्ति उस चीज पे अगर विश्वास करे इसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका आयोटा ऑफ ट्रेस भी नहीं है, तो ये चिंता का विषय। और आपको समझना पड़ेगा कि ये कि क्या बोला गया होगा एक जिसने भी इनको टेरर नेटवर्क में इंक्लूड किया है, जिन्होंने भी मोटिवेट किया है, वो क्या चल रहा है। तो आपको ये पीछे पूरा सिस्टम क्लीन अप करना पड़ेगा। मैं आप बार बार कह रहा हूं कि हमारी किताबों में हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो गलत बात बोलते हैं और हम उसको रोकते नहीं है। बिल्कुल, तो ये सर आपने जो बात कही है, मैं चूंकि ये बातें निकल जाएंगी इस वजह से मैं काज़मी साहब एक खास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मैं आऊंगा राना सर के पास। देखिए, अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है और तुम ऐश करो, तुम्हारी 7 पुश्तें ऐश करेंगे, सिर्फ एक आंख निकाल करके दे दो, कोई भी एक आम आदमी, जाहिल शख्स भी कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारी आंख की कीमत इन तमाम तर चीज़ों से बढ़ के है। पैसे, रुपए, या फिर एक ख्वाब, मान लीजिए कि हूरों का वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भी हाइपोथेटिकल चीज़ें आमतौर पे दिखाई जाती है। सवाल ये है कि क्या वाकई इसके अंदर सच्चाई है कि एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल माइंड को हम इन चीज़ों से, जिसको मैं समझता हूँ कि एक छोटा से छोटा इंसान भी इस चीज़ को नहीं मानेगा, इवन अपने बॉडी के एक छोटे से पार्ट देने के लिए राजी नहीं होगा, क्या वाकई इसकी हकीकत है? नंबर 2 कि क्या ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड को इन चीजों से हम वरगला सकते हैं क्या, या फिर कोई और तरीका है जो हमें समझना पड़ेगा? देखिए सर, भगवान ने और अल्लाह ताला ने सबसे जो खूबसूरत जानवर इस दुनिया में पैदा किया है वो इंसान है। और सबसे बदतरीन और गंदा अगर कोई जानवर खुदा ने पैदा किया है इस दुनिया पे, वो भी इंसान है। आप उनके इंसिडेंट देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हम क्योंकि जर्नलिज्म की फील्ड में तो सुनते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में 36 घंटे की बच्ची के साथ रेप कर दिया, इनह्यूमन। आप देखिए कब्र से निकाल के किसी का रेप कर दिया, इनह्यूमन। तो गंदगी इंसान की फितरत में होती है, जो गंदगी सोच से कोई चीज कंसीव करता है या किसी फायदे के तहत कुछ करना चाहता है। नहीं तो फिदाइन जिसको आप बोलते हैं, कफन बांध के वो जाता है और राजीव गांधी को असैसिनेट कर देता है इंसान। तो आप सोच लीजिए वो किस मानस, उसका माइंडसेट कितना, ब्रेन कितना मोटिवेट किया होगा या वॉश किया होगा, या किन बुनियादों पे उस इंसान की ग्रूमिंग हुई होगी, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं। ऐसे लोग हैं। निर्भया आप देखिए रेप कांड कैसा हुआ है, आप देखिए बहुत सी इंसिडेंट्स हैं। तो ये सब इंसानों के किए हुए हैं, और इंसान को मैं सब जाती तौर पे ऐसे इंसानों को बदतरीन जानवरों से इंक्लूड करता हूं। मतलब दोनों तरह की चीजें, ठीक है। एक चीज ये एक समझने की थी पर्सनल, इस वजह से मैंने पूछ लिया। एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है हाल फिलहाल के दिनों में, पॉलिटिक्स और सोशल एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा है। अभी हम देख पा रहे हैं कि इस पे पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें हकीकत है, कई सारे नाम है जो मैं गिनवा सकता हूं, आपकी नजरों में भी है। और सोशल मीडिया पे वो अभद्रता है जिसका शायद इसके बाद कोई, ऐसा लगता है कि बस अब
गृह युद्ध ही छिड़ गया हो, और या फिर पता नहीं क्या हो जाए, सामने देखेंगे तो चीड़ फाड़ खाएंगे एक दूसरे को, हर मजहब के लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं, या फिर कलेक्टिव चीज़ें भी है। सवाल ये है कि क्या ये वही चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इन दहशतगर्दों ने ख्वाब देखा था और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अपने पीएम को जा करके बता देना। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्लानिंग का ये हिस्सा नहीं रहा है कि हमें आपस में ही लड़ मरें, कट मरें और आपस में ही इतनी ज़्यादा नफरत हो कि हमारा देश कहीं न कहीं उसका नुकसान हो। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमने उन एलिमेंट्स को बेनकाब करना है, जॉइंटली इकट्ठे होके, भारतीय होने के नाते। हिंदू मुस्लिम को आप साइड पे रख दीजिए, आप देखिए कि हमको अपने आप को बचाने की वो टेक्निक्स, वो और मजबूती लानी है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे सरकार के माध्यम से। आप देखिए हमको और मजबूती से रहना है, 24 आवर अपना ध्यान रखना है। ये सब चीजें तो हमको करनी पड़ेंगी, तभी ना तो हम पाकिस्तान बदल सकते हैं अपना पड़ोसी, ना उसकी नीयत बदल सकते हैं, ना जियो पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं, जो हम सुन रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। इस महीने हो सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान हो सकता है, पीओके चाइना की हेल्प से वो ले सकते हैं या हम ले सकते हैं। ये बहुत सी चीजें समीकरण है जो उभरते हुए दिनों में हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज चिंता का विषय है और हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। तो हम सबको पहले इकट्ठे होना है, एक सोच को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। एक सोच जब इन्वॉल्व होगी, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट होने चाहिए जो समाज को मजबूत करे, भारत को और सक्षम करे, मजबूत करे, और सोसाइटी बाय लार्ज जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करे और आगे की दिशा जो है वो हमवार करे। उसके लिए कोई भी गन उठाता है, कोई भी ऐसी हरकत में मुलव्वस होता है, उसके लिए रूल्स और लॉस लाइए, कड़ी सजाओं से उनको बीच चौकों में आप उनको फांसी पे चढ़ाइए, तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। आप एक दूसरे को एक्यूज करते रहेंगे, उसके बाद वही चीजें इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ले आइए, फिर उन्हीं चीजों को आप ऑन रोड जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक तंजीम को बैन कर दिया, वही तंजीम उसके डिफरेंट विंग्स जो है वो रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स हैं, वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं और कल रहनुमा बनेंगे, वही रहनुमाई वो जो है असेंबलीज में करेंगे, पार्लियामेंट में करेंगे और तबाही करेंगे मुल्क की। तो आपको सोचने की जरूरत है, सोच के लिए आपको इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, और जब हम इकट्ठे होकर अपने मुल्क की सलामती के लिए सोचेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी चीज के लिए वापस आऊंगा रैना सर के आपके पास, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि देखिए जो कुछ हुआ है उसके लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना हम में से किसी के पास होगा, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए हर एक की जिम्मेदारी भी तय हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए क्या किया जाए अब आगे, क्या कुछ अब आगे का क्या? देखिए, एक चीज तो साफ है कि हमारा जो क्लेम है कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो गया, कश्मीर में सेपरेटिज्म खत्म हो गया, वो झूठ है। क्योंकि बार बार एक बात तो क्लियर हो रही है कि कश्मीर में टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। टेररिस्टों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है, और तो ठीक है, हमने पीस लाया है, और मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज उस पीस को वेलकम किया है। मगर जो 2019 से पहले जो टेररिस्ट सपोर्टर था या टेररिस्ट सिंपथाइजर था, वो आज भी कश्मीर में एग्जिस्ट करता है, और जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये पूरे देश के लिए खतरा बना रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जम्मू से निकलकर अब शेष भारत में भी फैलने लग गया है, तो आपको उस एंगल पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, एक चीज बड़ी साफ क्लियर हो रही है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर में मैनिपुलेट कर पा रहा है सिस्टम को अपने एडवांटेज के लिए। तो वो आप कैसे तोड़ेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, कि आप उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान की इंटरफेरेंस मिनिमल हो जाए। आप शायद जीरो नहीं कर पाएंगे, बट आप उसको और कैसे फर्दर डैमेज करते हैं और मिनिमलिस्टिक लेवल पे लाते हैं, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो कश्मीर में फंडामेंटलिज्म पे और रेडिकलाइजेशन पे आपको फास्टर स्केल पे काम करना है, आपको वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं। देखिए, आप समस्या ये है कि कश्मीर में जो 2019 से पहले प्रो सेपरेटिस्ट था, प्रो टेररिस्ट था, उसने 2019 के बाद एकाएक भारत माता की जय करना बोल दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब सरकार मेरी शायद कमर तोड़ देगी, सरकार अब मेरे साथ मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। तो उसने उसका बेस्ट डिफेंस ढूंढा कि उसने भारत माता की जय करना शुरू कर दिया, और हमारी सरकार ने उसको चेंज ऑफ हार्ट, हमारी सरकार ने उसे चेंज ऑफ हार्ट समझकर न सिर्फ उसको एक्सेप्ट किया बल्कि उसको हीरो भी बना दिया। बट वो चेंज ऑफ हार्ट, क्या वो जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट था या वो जेन्युइन एक स्ट्रेटजी थी टेररिस्टों की टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग टाइम, इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। और ये मेरे काजमी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइम एग्जाम्पल मेरे लिए बार बार अगर कोई आता है तो जमात इस्लामी आता है।
किस हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है। तो आप चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी को चेंज ऑफ हार्ट ना समझें, आप आइडेंटिफाई करिए कौन से सेल्स एक्टिव हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खासकर, क्योंकि एज ऑफ नाउ द फाउंटेन हेड इस सारी समस्या का जम्मू कश्मीर दिख रहा है, और उनको आइडेंटिफाई करिए, उन पे एक्शन करिए। अगर आप एक डॉक्टर को टर्मिनेट करते हैं तो उस पर प्लीज फॉलो एक्शन करिए, इंश्योर करिए कि वो अभी भी एक्टिव तो नहीं है। तो ऑन स्ट्रेटेजिक लेवल आपको मल्टीपल लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, हमने अभी तक कंफर्म तो किया नहीं, बट ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होगा, और पाकिस्तान को फिर से कैसे एक डिसाइसिव लेसन देना पड़ेगा आपको पाकिस्तान को, क्योंकि वो अपनी हाथ लग नहीं रहा है कि अफगानिस्तान ने उसके साथ जो किया उसके अभी सुधरने वाला, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सुधरने वाला है। तो आप कैसे पाकिस्तान को कंटेन करेंगे, इसको लेकर भी आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल साहब, बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों के लिए एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, और रिपोर्ट आने का इस चीज़ के लिए हम इंतजार कर लेते हैं। लेकिन आज जो भी बातें हुई हैं शाह साहब से या फिर अमित राणा सर से या काज़मी सर से, यकीनन ये बातें आपको सोच के चलना ही पड़ेगा। अगर आप देश के लिए सोचते हैं तो, अगर इंडिविजुअल सोचते हैं तो ठीक है, फिर इसी तरीके से सोचते रहिए, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, मरते रहिए, लेकिन फाइनली इसका नुकसान होना है और आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर भेड़िया भेड़ की खाल पहन ले तो ऐसा नहीं है कि भेड़िया नहीं रहता, भेड़िया रहता है। वक्ती तौर पे बदलाव यकीनन दूररस बदलाव के लिए नहीं होगा, यानी कि अगर आगे तक की सोचनी है तो उसी हिसाब से तमाम तर चीज़ें सोचनी होंगी, बदलाव करने होंगे और उसी हिसाब से कदम बढ़ानी होंगी। बहुत शुक्रिया राणा सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, काज़मी सर बेहतरीन बातचीत करने के लिए, आप दोनों हजरात हमारे साथ शरीक रहे। शाह साहब जितना आपने वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और यकीनन आज के डिस्कशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और आगे इस हिसाब से हम दोबारा इसी पर बात करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।